हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईटी इंडस्ट्री में मेरी पहली जॉब कैसे लगी। इस वीडियो को मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसीलिए शायद आपको मेरी वीडियो उतनी अच्छी तरीके से ना दिखाई दे, थोड़ा लाइट की कमी के कारण। हालांकि इस समय मेरा चेहरा नहीं, मेरी आवाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रात में वीडियो बनाने का एक कारण ये भी है कि मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं और वो दिन में मुझे उतना काम करने नहीं देती हैं। थोड़ा टाइम मुझे मिल भी जाता है तो मैं आलस कर जाता हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको अपना एजुकेशन का बैकग्राउंड बता देता हूँ, उसके साथ-साथ में फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरी जॉब कैसे लगी। तो मेरा जो बैकग्राउंड है 12th के बाद मैंने बीएससी करी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप से। और 3 साल मैंने कुछ नहीं किया उन 3 सालों में, मतलब मस्ती मारी है कॉलेज में जाके। हमारा गवर्नमेंट कॉलेज होता था तो पढ़ाई भी होती थी, लेकिन पढ़ाई हम लोग करते कहाँ थे। हम लोग तो ग्राउंड में बैठ के कभी क्रिकेट खेल रहे होते थे, लोग उनको देखते थे, कभी गप्पे वप्पे मारते थे दोस्त लोगों के साथ में। इसी तरीके से वो 3 साल हमने ऐसे ही निकाल दिए। उसके बाद जब ये लगा कि अब कुछ करना चाहिए, बीएससी के 3 साल तो निकल गए, तो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी उस समय एमसीए के लिए एग्ज़ाम करवाती थी। मेरे एक कज़न ब्रदर हैं प्रदीप भाई, उन्होंने भी एमसीए किया हुआ था, तो उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली थी कि मैं भी एमसीए करूँगा। और एमसीए करने का एक कारण ये भी था कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना अच्छा नहीं था, मैथ्स में भी मैं एवरेज ही रहा हूँ। मैं अपने आप को इतना कुछ खास मैथ्स में नहीं मानता हूँ। और बीएससी करने के दौरान मैंने एक डोइए का एक कोर्स होता है ओ लेवल, वो किया था, जिससे मेरा कंप्यूटर के प्रति जो थोड़ा इंटरेस्ट है वो बढ़ने लगा। उसके बाद मैंने ए लेवल भी किया इसी ग्रेजुएशन के दौरान। सब कुछ मैंने कर लिया था, केवल उसमें एक प्रोजेक्ट होता है लास्ट में जो आपको कंप्लीट करना होता है, वो मैंने नहीं किया। अदरवाइज़ अगर मैं वो कर लेता तो ओ लेवल और ए लेवल अपने आप में बीसीए के इक्विवेलेंट होता है। खैर, इस दौरान फिर जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो मैंने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थ्रू एक एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरी रैंक 312 आई थी। और उसके बाद फिर हमारी काउंसलिंग होती है, जिसमें हमें एक कॉलेज चूज़ करना होता है। तो मेरे कुछ सीनियर्स थे जो बीएससी के दौरान मेरे कॉलेज में थे, और वो ऑलरेडी ग्राफिक एरा में थे। तो उनसे जब मैंने पूछा कि मुझे कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उस समय देहरादून में 2 ही अच्छे कॉलेजेस थे, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ। एक ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी और एक डीआईटी। उस समय ग्राफिक एरा जीईआईटी था, ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उस समय तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बना था। तो मेरे सीनियर से बात करके मैंने एमसीए में एडमिशन ले लिया ग्राफिक एरा में। अच्छा, इससे पहले का थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, जब मैं बीएससी में था तो मेरे जो ब्रदर हैं प्रदीप, उन्होंने मुझे बोला था कि भाई कुछ भी हो, तू 60 परसेंटेज अपनी थ्रू आउट बीएससी में मेंटेन करके रखना। 10th पे मेरी 78 थी, 12th में 68 थी, और बीएससी में उन्होंने मुझे बोला था इसमें भी 60% मेंटेन करके रखना, वरना भाई जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होती है। हालाँकि मैंने उनका ये सजेशन माना नहीं और मटर गश्ती करी हमने बीएससी के दौरान। और हमारे पास एक अच्छा मौका होता था कि हमारे कॉलेज में क्या करते थे कि अगर आपने किसी साल के एग्ज़ाम अगर दे दिए हैं ना, तो दोबारा से आपको बैक पेपर देने के लिए एक मौका मिलता था। भले ही आप फ़ेल हुए हो या पास हुए हो, आप दे सकते हो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो मैंने तीनों साल बैक पेपर दिए हैं पास होने के बावजूद भी। उसके बावजूद मेरा 60 परसेंटेज नहीं हो पाया और 57% पे मैं रुक गया बीएससी में। अब मैं बीएससी की कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है आपको बताना, क्योंकि अब इसका नुकसान मुझे एमसीए के दौरान होने वाला है। 2008 में मैंने एमसीए जॉइन किया, 2009 चला गया, 2010 आ गया, और अभी ये 5th सेमेस्टर चल रहा है, और अभी ऑलमोस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का टाइम है। इस दौरान ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जो हमारा कॉलेज था, उन्होंने उन बच्चों को जिनकी थ्रू आउट 60 परसेंटेज थी, उनको अलग से ट्रेनिंग देना, मेंटरशिप देना शुरू कर दिया था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो हमारे कॉलेजेस में आती थी वो थ्रू आउट 60 परसेंटेज ही मांगती थी। तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, 60 परसेंटेज थ्रू आउट मुझे मेंटेन करनी चाहिए थी। और उस समय थोड़ा-सा ये लगता था कि यार हम बाकी लोगों से अलग हैं, क्योंकि बाकी लोगों की तो 60% थ्रू आउट है और उनके लिए इन्फोसिस और एचसीएल इस तरीके की कंपनियाँ हमारे कॉलेज में आती थी। तो इस टाइम तक तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि हम जैसे लोगों के लिए भी कोई कंपनी कॉलेज में आएगी या नहीं। तो 2010 की ये बात है, 20 से 25 दिसंबर के बीच की कोई डेट होगी, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट अभी याद नहीं आ रही है। तो एक कंपनी थी जिसका नाम था फ्रैंक कनेक्ट, और फ्रैंक कनेक्ट का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि उसे थ्रू आउट 60 परसेंटेज चाहिए बच्चों की। तो ये एक अच्छा मौका था हम जैसे बच्चों के लिए। लेकिन इसी दौरान 1 दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठीक है? और मैंने कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी थी। ये इंटरव्यू का दिन था, सुबह की बात होगी अराउंड 8:30 बजे की। तो मैं लेटा हुआ था अपने बेड पे और मेरा पूरा मूड था कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, क्योंकि मेरा पिछले दिन से बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था किसी पर्सनल कारण से। तो इस दौरान मेरे एक रूम पार्टनर हुआ करते थे, हिमांशु रावत। हिमांशु मेरे पास आया और हिमांशु ने बोला कि संजय, तू लेटा हुआ है, तू तैयार नहीं हुआ अभी तक कॉलेज के लिए? तो मैंने कहा यार नहीं हिमांशु, मैंने कुछ पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करी है और मेरा मूड भी ख़राब है, और मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा, तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ कॉलेज। तो उसने कहा कि भाई पढ़ा तो हमने भी नहीं है, हम फिर भी जा रहे हैं, तो तू भी साथ में चल, एक बार देखते हैं क्या होता है। तो उसकी बातों से पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मुझे लगा कि हाँ, चलो चलते हैं यार, क्योंकि हॉस्टल में वैसे भी मैंने अकेले रह जाना था, और मैंने कहा चलो ये बोल रहा है तो चलते हैं एक बार। कई बार हमें ना एक पुश चाहिए होता है लाइफ़ में।
तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो वहाँ पे पहले रिटन एग्ज़ाम होना था, फिर इंटरव्यू होना था। तो लकीली मेरा रिटन क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होना था, ठीक है। इंटरव्यू के लिए अब टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पढ़ाई कर ली जाए। तो उस समय हमारे पास कॉपियाँ होती थी। हमारे कॉलेज में हर लेक्चर के दौरान हमें नोट्स लिखवाए जाते थे। तो मैं एक ही कॉपी में 3-3 अलग सब्जेक्ट के नोट्स बनाया करता था। तो कई बार ऐसा होता था कॉपी भर जाती थी, तो दोबारा से नई कॉपी में दोबारा से 3 रिवीजन करके अलग-अलग सब्जेक्ट के उसमें नोट्स बनाते थे। तो मेरे पास एक कॉपी थी जिसमें सी प्लस प्लस का आधा कोर्स था। तो मैंने कहा चल यार टाइम बिंग के लिए मैं इसे पढ़ लेता हूँ। उस कॉपी में सी प्लस प्लस वाली में जो पहला पन्ना था उसमें था फ्रेंड फंक्शन। तो अब मैं वैसे पढ़ने में तो ठीक था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करना होता है, अदरवाइज़ आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं होता है। तो मैंने कहा यार जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं होता तब तक मैं एक काम करता हूँ, इस फ्रेंड फंक्शन को ही मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ कॉन्सेप्ट को। तो जब तक मेरा इंटरव्यू हुआ मैंने उसे रिवाइज़ कर लिया। मेरा इंटरव्यू जब हुआ तो इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा सवाल। उन्होंने ये पूछा कि तुम्हें कौन-सी उप्स लैंग्वेज में तुम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो? तो उस समय हमने 2 उप्स लैंग्वेज पढ़ी थी, एक जावा और एक सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस शायद हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी और जावा शायद 4th सेमेस्टर में पढ़ी थी। तो मैंने उनको बोला, तो मैंने मन ही मन सोचा कि जावा बोल दूँगा तो जावा का तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उन्हें बोला कि सर मैं सी प्लस प्लस में कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने मुझे छूट के साथ बोला कि अच्छा ठीक है, फ्रेंड फंक्शन बता दो सी प्लस प्लस में। और उस समय मुझे ये लगा कि यार मतलब आप यहाँ पे किस्मत देखिए कि मैं अभी 15-20 मिनट पहले फ्रेंड फंक्शन ही पढ़ रहा हूँ और इंटरव्यूअर ने पूरे सी प्लस प्लस में मुझसे पूछा तो फ्रेंड फंक्शन पूछा। वो चाहता तो इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता था, लेकिन उन्होंने मुझसे फ्रेंड फंक्शन पूछा। तो क्योंकि मैं उस कॉन्सेप्ट को अभी 15-20 मिनट पहले ही रिवाइज़ करके आया था, तो मैंने फटाफट से उनको समझा दिया। ख़ैर मेरा इंटरव्यू ठीक-ठाक रहा। हम लोगों ने फिर अराउंड शायद 3 या 4 बज रहे होंगे। हमने डेढ़ 2 घंटे और वेट किया। शाम का टाइम हो गया था, 5:30-6 बज गए थे। फिर हमारे एक डोभाल सर हैं, जिन्होंने हमें ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स पढ़ाया था, वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें बोला कि कुछ बंदों के नाम लिए और बोला कि भाई आप लोग जाओ, आपका जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो उस समय हमें लगा कि हमारा नाम लिया है, हमें जाने को बोला है, तो इसका मतलब हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ठीक है, मैं तो वैसे भी सुबह से वही सोच के चल रहा था कि मेरा तो होगा नहीं, तो हम लोग वापस आ गए। और उस समय मैं हॉस्टल में रहता था। थ्रू आउट 5 सेमेस्टर तक मैं अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहा हूँ। ये कॉलेज का हॉस्टल नहीं था, ये एक बाहर हम लोग 14 या 15 लोग रहते थे और लकीली हम सब एक साथ एमसीए वाले ही थे। 2 सेक्शन हमारे होते थे और हम 13-14 लोग एक साथ रहते थे। तो हम जितने बच्चे थे 5-6 जिनको वापस बोल दिया था जाने के लिए, हम लोग हॉस्टल वापस आ गए। उसके डेढ़ 2 घंटे बाद अराउंड 7 या 8, 7:30 एक बंदा आया, मुझे याद नहीं कौन है, शायद हिमांशु ही रहा होगा। तो नीचे से हल्ला होते हुए आया कि अरे कुलदीप तेरा हो गया है, संजय तेरा हो गया है, देव तेरा हो गया है, इन बंदों का हो चुका है सिलेक्शन। एंड आप बिलीव करोगे, जो बंदा मैं सुबह इंटरव्यू तक जाने को तैयार नहीं था, अभी उसका सिलेक्शन हो चुका है। जो कह रहा था कि मेरी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन इंटरव्यू से 15 मिनट पहले जो फ्रेंड फंक्शन पढ़ रहा था और इंटरव्यूअर ने उससे वही पूछा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको एक सीख ये लेनी चाहिए कि अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, तो भी आप अपने आप को मौका दें, अगर किस्मत ने आपको मौका दिया है तो। ठीक है? जैसे मान लो अगर आपको कोई नई अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो आप उसको ठुकराएँ नहीं, ये सोच के कि अरे मेरी कोई तैयारी पूरी नहीं हो रखी है तो मेरा तो क्या ही होगा। ये दुनिया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया हम जैसे लोगों से ही चल रही है। हम जैसे जो एवरेज लोग हैं ना, हम लोग ही इस दुनिया को चला रहे हैं, ठीक है? और हम जैसे एवरेज लोगों के लिए इस दुनिया में नौकरी की कमी नहीं है। एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, बिलो एवरेज का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने आप को एवरेज मानता हूँ। तो एवरेज वाले लोगों के लिए दुनिया में नौकरी की कोई कमी नहीं है। ये चीज़ मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी किस्मत पे बिलीव करो कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मेरी किस्मत बहुत बुरी थी, आगे भी मेरे साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, ऐसा नहीं। आप बस अपने आप को मौका दीजिए, जब भी आपको किस्मत मौका दे, आप उस मौके को ना ठुकराएँ, ठीक है? अब मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, इससे ठीक 15 या 20 दिन बाद की है, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट याद है, 6 जनवरी की। एक बार जब मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया इस कंपनी में, तो फिर हमें ये सुनने में आया कि एक बहुत बड़ी कंपनी आ रही है और ये कंपनी भी उन बच्चों को अलाउ करेगी जिनकी थ्रू आउट 60% नहीं है, ठीक है? और हमें पता चला इस कंपनी का नाम है एक्सेंचर। तो इस कंपनी ने पहली बार ग्राफिक में आना था उस समय। तो हमें तो नहीं पता था, उस समय बच्चे ही थे, कि एक्सेंचर कौन सी कंपनी है, क्या है। हमने तो क्योंकि इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो बस इन्हीं का नाम सुना था। फिर जब विकिपीडिया में डाल के देखा तो पता चला यार ये तो बाकी सर्विसेज कंपनी के भी बाप है। 6 जनवरी का दिन आया और उससे 1-2 दिन पहले शायद, उस समय पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने गूगल में जाके कुछ एक्सेंचर के पेपर देखे, थोड़ा बहुत उनकी प्रैक्टिस करी, ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं बहुत ही चिल मोड में मैं एक्सेंचर का एग्ज़ाम देने भी 6 जनवरी को चला गया। और वो एग्ज़ाम मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ गया था कि अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी मेरे पास तो 25,000 की जॉब है ही, क्योंकि 3 लाख उस समय फ्रैंक कनेक्ट दे रही थी और 3 लाख का ही ऑफ़र हमें एक्सेंचर भी दे रही थी।
अभी 25,000 वाला जो हिसाब है वो अभी आप मुझसे मत पूछना उस समय, क्योंकि हमें भी नहीं पता था। हमने 3 लाख को 12 से डिवाइड करके 25,000 समझ लिया था। वो बाद में पता चला कि 3 लाख की एनुअल सैलरी में आपको 19,000 20,000 ही मिलते हैं। तो ये हमारे साथ भी हो चुका है, सबके साथ होता है, डोंट वरी। तो मैं एक्सेंचर में गया, वहाँ पे हमारा एक एग्ज़ाम होना था, वो एग्ज़ाम मैंने दिया। और उस समय ये हल्ला हो रखा था कि यार एक्सेंचर ना बहुत सारे बच्चे ले जाती है, एक साथ बल्क हायरिंग करती है। अभी एमईटी में आई थी तो 1000 बच्चे ले गई, हमारे यहाँ से भी एस्टिमेट है 500 से 600 बच्चे तो लेकर जाएगी। तो रिटन एग्ज़ाम के बाद एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें एक्सेंचर का एक बंदा कुछ बोलता है। उसने कुछ भी बोला, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये समझा कि हम लोगों ने 100 बंदों को छोड़ के बाकी सबको सेलेक्ट कर लिया है और सब तालियां बजा रहे हैं बैठ के हमारे यहाँ ऑडिटोरियम में। उसके बाद एक्सेंचर वाले ने सबको चुप कराया और उसने दोबारा से रिपीट किया कि हमने 100 से भी कम बच्चों को सेलेक्ट किया है, और अराउंड उस समय शायद 63 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और ऑडिटोरियम में एकदम शांति हो गई। उसके बाद उन्होंने उन 63 बच्चों का नाम एक-एक करके बोलना शुरू किया, ठीक। और उस समय तक मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा पॉजिटिविटी सी आ गई थी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फ्रेंड कनेक्ट में हो गया था। उस ऑडिटोरियम में बैठे-बैठे मुझे ऐसा लग रहा था कि इन 63 लोगों में मेरा नाम भी आएगा। और आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन सच में उस समय मेरा नाम भी आया, संजय बेडवाल। और उस ऑडिटोरियम में जहाँ पे 500-600 लोग थे, उनके सामने से गुजर के हमें दूसरे कमरे में भेजा गया और सब लोग ताली बजा रहे थे। मेरे ही क्लासमेट्स मेरे लिए ताली बजा रहे थे और बहुत ही मतलब खुशी का मौका था मेरे लिए कि मेरा एक्सेंचर में भी रिटन क्लियर हो गया। हालाँकि अभी हमारा ओरल टेस्ट बाकी था, हमारा इंटरव्यू बाकी था। तो यहाँ पे अब मेरे इंटरव्यू की बारी आती है और यहाँ पे भी मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हुआ। और वो कोइंसिडेंस ये था कि दोबारा से एक्सेंचर के इंटरव्यूअर ने मुझसे ये चीज़ पूछी कि आप कौन से उप्स लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो? मैंने उसको भी यही बोला, मैंने कहा सर सी प्लस प्लस। यहाँ तक मैं अभी तक ये नहीं सोच रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तो क्योंकि मैं पहले भी सी प्लस प्लस में ज़्यादा कंफर्टेबल था, जावा में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैंने इनको भी सी प्लस प्लस बोल दिया। अब आप माने या ना माने, लेकिन इस बंदे ने भी मुझसे यही पूछा कि व्हाट आर फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। अब उस समय मैं मन ही मन क्या हँस रहा था, क्या सोच रहा था, वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर मैंने उन्हें वो समझाया और मेरा एक्सेंचर में भी सिलेक्शन हो गया। तो मैं दोबारा से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी किस्मत आपको मौका दे तो आप उन मौक़ों को ना छोड़ें, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी ये ना समझें कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है। अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं या डेटा वेयरहाउसिंग में भी जाना चाहते हैं, तो कभी आप ये मत सोचें कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, या फिर आपने एक्सेंचर में एक बार इंटरव्यू दे दिया, इन्फोसिस में एक बार इंटरव्यू दे दिया और फेल हो गए तो दोबारा वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद दोबारा आपको अलाउ कर देते हैं। और दुनिया में केवल यही 3-4 कंपनियाँ नहीं हैं, इंडिया में आपको सैकड़ों कंपनियाँ मिल जाएँगी जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी पूरी हो या ना हो, अगर आपको किस्मत ने इंटरव्यू देने का मौका दिया है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इंटरव्यू दें। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि 10 में से 5 जगह तो आप इंटरव्यू क्रैक कर ही लोगे। बस आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और आप डेफ़िनेटली इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। तो यही मुझे आपको बताना था कि जब मैं कॉलेज में था तो इन 2 कंपनियों का ऑफ़र मेरे पास था, और एज़ ऑब्वियस क्योंकि मेरा एक्सेंचर में भी हो गया था तो मैंने एक्सेंचर ही जॉइन करनी थी। एंड अराउंड 22 या 23 तारीख को, 6 जनवरी को जब हमारा ये एक्सेंचर का इंटरव्यू था, उसी समय हमें ऑफ़र लेटर भी मिल गया था। और उसके 2-3 हफ़्ते बाद अराउंड 22 या 23 तारीख को हमने एक्सेंचर को ऑफ़िशियली जॉइन कर लिया था। तो ये मेरी कहानी थी फर्स्ट आईटी जॉब की। अगर आपके पास भी ऐसी ही कहानी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी लिखें। आपकी कहानी को पढ़ने में मुझे ज़रूर बहुत मज़ा आएगा और शायद दूसरे लोगों को भी आपकी कहानियों से प्रेरित होने का मौका मिले। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।